जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम जो सबसे रीसेंट के बीपीएससी के पेपर हमारे पास हैं दैट इज़ 69 बीपीएससी उसके साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोर्स भी बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और इसके अलावा हमारी बीपीएससी साइंस के लिए एक्सक्लूसिव बैच है, वो भी उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके का डिवाइस होता है। और साइंस के क्वेश्चन का नेचर भी ज़रा ऑब्जर्व करिएगा कि एनसीईआरटी हेल्पफुल है, किस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स है लूसेंट साइंस। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो लूसेंट की साइंस की बुक आती है, उससे कवर्ड है। अप्रॉक्स 40 to 50% क्वेश्चन बाकी एनसीईआरटी से हैं। उसके बावजूद भी 2-3 क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं बिकॉज वो 12th की एनसीईआरटी से हैं या फिर 11th की एनसीईआरटी से हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल से डिस्कशन है, बट मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो भी लोग बीपीएससी को अटेम्प्ट कर रहे हैं जनरली वो 11th-12th को, क्योंकि काफ़ी पहले पढ़ा होता है या फिर कई बार लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है। मैंने 5 साल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई है 11th-12th को, तो बिल्कुल मेरे टिप्स पे है। बट ऑब्वियसली आपका कुछ तो स्ट्रेंथ पॉइंट होगा जिसमें आपने या तो आपने अगर एमए करा है या एमएससी करा है, तो जिस भी सब्जेक्ट पे होगा उस पर आप डेफिनेटली एज लेते ही हो। अब पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई स्ट्रॉन्ग यूवी रे या कोई पावरफुल रेज गिरती हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल की। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा डिवाइस होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है। सन से रेज आ रही हैं, लाइट आ रही हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दैट मीन्स इस प्रोसेस का यूज करके आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूजेस आपको पता ही हैं, चाहे वो बल्ब जलाना हो या कोई दूसरा काम हो, उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर सकते हो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। और इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए, फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, और इलेक्ट्रिक का मतलब आपको ऑलरेडी पता है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, नाम में ही आंसर छुपा है। मॉडरेट क्वेश्चन है। एनसीईआरटीज में क्या ये है, तो मैंने कहा हायर क्लासेस में है डायरेक्ट, और इसके अलावा लूसेंट साइंस में भी अपनी कवर्ड है। क्या पीवाईक्यूज हेल्प कर रहे हैं इस क्वेश्चन में या नहीं। तो देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है 68th बीपीएससी का। इसमें भी इन्होंने पूछा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में कि कौन सा जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है फॉर डिजिटल एप्लीकेशन ना। अब आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को और सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जिससे हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में किस तरीके के डिजिटल एप्लीकेशन है मोस्टली ये वर्क करेंगे। क्या फोटो डायोड में करेंगे, फोटो वोल्टेइक में करेंगे, फोटो एमिटर में करेंगे, या किस। तो इसका आंसर है फोटो वोल्टेइक। इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो, रीजन बिंग की जो वोल्टेइक होता है वो बैटरीज से या सेल से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और लाइट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, फोटो वोल्टेइक सेल। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, हाँ यही क्वेश्चन है, फोटो वोल्टेइक सेल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें बोला गया कि जो कनकेव मिरर होते हैं, जो अवतल दर्पण होते हैं, उसमें जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का बनता है। कब ऐसा होगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आईने में गया, मिरर में गया, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा और उस टाइम पे क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा। इमेज कैसा फॉर्म करेगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, राइट। तो ये टेबल है एनसीईआरटीज में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये टेबल है, टेबल 10.1। इसमें बोला गया है कि कनकेव मिरर जो इमेज बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे अगर वो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनेगा, तो वो बनेगा फोकस पे। ठीक है, इमेज बनेगा फोकस पे। और साइज कैसा होगा, तो इमेज की साइज छोटी होगी और बहुत ही छोटी होगी, इनफैक्ट पॉइंट साइज होगी, और जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये टेबल है और ये बहुत आसान होता है समझना। ये मैं कंप्लीट बैच में ही पढ़ाता हूँ सारे। जब हम एक बार इसे ड्रॉ करके समझ लेते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल इसके आंसर की बात करते हैं, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। तो देखिए कहाँ पे है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज है, सेम साइज तो है नहीं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, इस वाले कॉलम में देखिए इसमें।
तो कहाँ पे है पोजीशन इमेज की? सी पे, यानी सेंटर पे। तो आंसर क्या होगा? एट द सेंटर, सेंटर पे है पोजीशन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये जो टाइप है ना, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, एनडीए में हर साल आता है, ऑलमोस्ट 10 बार से भी ज़्यादा पूछ लिया गया है, जिसमें आपसे पूछते हैं सेम क्वेश्चन, कोई पोजीशन देंगे और बोलेंगे अब बताइए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी जो इमेज इस तरीके से बना है। जैसे ये एनडीए का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि अगर जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। देखिए वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड का मतलब वही होता है साइज बड़ा होना, यानी एनलार्ज होना। उस केस में कहाँ है ये? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन पी एंड एफ। तो आंसर क्या होगा? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी से ये कवर हो रहे हैं। बहुत सवाल है, मैंने बस 2-3 लिए हैं बिकॉज हमें सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं और एक जनरलिस्टिक आइडिया देना है कि अगर इस तरीके से कॉन्केव की जगह वो कॉन्वेक्स पूछ लें तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, बिकॉज यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट हैंड प्रिपेयर करने हैं। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कनकेव मिरर के केस में अगर एक ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच आप रखो, यानी प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच, तो उस केस में कौन सी बात सही नहीं होगी? तो एफ और पी के बीच देखिए क्या है, बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा, एनलार्ज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट भी होगा और इसमें आगे कहा गया एनलार्ज, तो एनलार्ज भी होगा, बट इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? देखिए इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, ना कि इन्फिनिटी में। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ये गलत है और गलत पूछा गया है। ओके आगे, तो इसके में पूछ रहे हैं कि एसी करंट किन से प्रोड्यूस होता है? चोक कोयल, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर या नन ऑफ द एबव? पहले आप अटेम्प्ट करिए, बिकॉज अब आपको ही पेपर देना है तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका डायनेमो। आंसर इज डायनेमो। तो डायनेमो का क्या काम है और किस तरीके से वर्क करता है, ये हमें समझना जरूरी है। तो डायनेमो का जो मेजर काम है वो है कन्वर्जन का। डायनेमो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है, किससे कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और ये अब आप इमेजिन भी करते चलना है आपको। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो मशीन जनरेटेड होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होगा। और एक जो बेसिक डायनेमो है ये एसी करंट को जनरेट करता है नेचुरली। क्यों? क्योंकि जब इसका कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इससे करंट जनरेट होता है और वो इस डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो आंसर है वो डायनेमो है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में है बट हायर क्लासेस में है, और ये मैंने आपको बताया है कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना हायर क्लासेस के वो उठाए जा रहे हैं। जैसे जनरेटर, डायनेमो, ये सब जो टॉपिक्स है वो 12th फिजिक्स वाले सबको पता होगा, जिन्होंने भी सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ा होगा। ये पेपर में बहुत पूछते हैं, इनका मैकेनिज्म बताइए, वर्किंग प्रॉपर्टीज बताइए। तो उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ये उठाकर पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी फंक्शन क्या है डायनेमो का? कन्वर्ट करना मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ये याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम है डायनेमो का। कुछ क्वेश्चन थे वैसे जो मैं आपको साथ के साथ प्रिपेयर करवा दे रहा हूँ। एनडीए का पीवाईक्यू है जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस है जो लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। तो इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद सीएपीएफ में भी पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है। तो ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है? पहले तो ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलेगा और इसका वाइस वर्सा, यानी हाई एसी वोल्टेज को भी लो एसी वोल्टेज में बदलेगा। ठीक है, वोल्टेज चेंज करने के काम है ट्रांसफार्मर का मेजरली। ठीक है, ये एसी को डीसी में नहीं बदलता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफार्मर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोल्टेज के कन्वर्जन में काम आता है। लो वोल्टेज को हाई में बदलेगा या हाई को लो में बदलेगा, याद रखिएगा, बिकॉज ये पीवाईक्यू है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट?
तो इसका आंसर क्या है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर का यूज़ करते हैं, बहुत आसान है ये। और इसके बाद डायनेमो के बारे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी एनडीए का है, आरएएस में पूछा गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर में। और ये पूछा गया था कि डायनेमो एक मशीन है जिसका यूज किस लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो दोबारा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनेमो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ द मून वुड। तो क्या है कि अगर मून के सरफेस के पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग मास के हैं, उस केस में क्या होगा? क्या इनका एक्सेलरेशन अलग होगा? क्या इनमें इनर्शिया में बदलाव आएगा? क्या इन सेम वेलोसिटी हर जगह पे देखने को मिलेगा, यानी हर एक इंस्टेंट पे? या ये अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे? तो देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, वी हैव कवर्ड दिस। और ये साइंस के जो एनसीईआरटी थी 9th क्लास वाली, उसमें मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था। ये ग्रेविटेशन वाले टॉपिक को पहले हमने कवर किया। हाँ, इसमें पीवाईक्यूज थे कुछ, जिसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, वो ये कि फ्री फॉल में क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है फ्री फॉल के केस में? तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न मैंने बताया था। हाँ, एक चीज़ और समझनी थी, वो भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ, बिकॉज ये भी पूछते हैं। और वो चीज़ ये कि क्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, ऐसा ही होगा, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है। इसलिए हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज करती है वो ब्रीफ में समझते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है तो उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। इसमें क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है। मैथमेटिकली बाय कॉमन सेंस अगर हाइट 2 है तो आंसर होगा 2 mgh, अगर हाइट 1 है तो आंसर होगा 1 mgh। तो कौन ज़्यादा है, 2। दैट मीन्स हाइट अगर बढ़ी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गया। देखिए 2 mgh हो गया। हाइट अगर कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गया। सो इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट टू हाइट। अगर हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, अगर हाइट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। तो नीचे की ओर जब कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका हाइट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम होता जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। नाउ लेट्स कम टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है फ्री फॉल के केस में? फ्री फॉल के केस में क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट को, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे आने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। और इसमें और भी क्वेश्चन थे। हाँ, यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। बहुत बार 8-10 बार करीब पूछ लिया गया है ये। क्या यूनिफॉर्म रहेगा वो भी पूछते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म रहता है। कई बार ये भी इसका उल्टा केस भी पूछते हैं कि अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वाइस वर्सा ट्रू है ना? ओके, नाउ लेट्स कम अगेन। तो इसमें पूछा गया था टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। तो यहाँ मून का कंडीशन है, और मून की कंडीशन डिफरेंट कैसे है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हमने लिया, और हर बार क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरती है तो हवा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, हवा भी उसे रेजिस्ट करती है। तो एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके पढ़ रहे थे। बट मून में आपको ऑलरेडी पता है, कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एयर है ही नहीं रोकने के लिए। उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी अलोन। अब यहाँ एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, केवल ग्रेविटी का रोल है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। एंड मास पे डिपेंड भी नहीं कर रही है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि सारे ही ऑब्जेक्ट जो है सेम एक्सेलरेशन को फील करेंगे, इसलिए उनकी वेलोसिटी सेम होगी। किसी भी इंस्टेंस में अगर आप साथ में गिरा रहे हो तो मास से फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मास से फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से जो आंसर है वो क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस, ठीक है। कितना भी भारी पत्थर हो और साथ में आप रुई को गिरा रहे हो, कॉटन को गिरा रहे हो, उस केस में भी जो है वो सेम वेलोसिटी पे गिरेगा। रीजन बीइंग इज एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है, केवल इट इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी अलोन एंड ऑल्सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये इसलिए गलत है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है ना कि डिफरेंट। दूसरा क्यों गलत है, अंडर गो आ चेंज इन देयर इनर्शिया। देखिए इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है ना, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और यहाँ अलग अलग मास है तो इनर्शिया भी बदल रहा है, तो ये हो गया गलत। डी क्यों गलत है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, आपको ऑलरेडी पता है F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ अगर मास अलग है तो डेफिनेटली फोर्स भी क्या है, अलग है, बट यहाँ तो सेम कह दिया गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक अप्लाई होता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो उसमें इन्फेरेंस रखते हो और लॉजिक लगाते हो तो ही सॉल्व होते हैं ये। वैसे मैंने आपको ये बता दिया डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है। क्लास 9th की जो चैप्टर 10 है, क्लास 9th की जो चैप्टर 10 है वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया गया है, ये आप देख सकते हो। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है, एनसीईआरटी का पेज है। नाउ नेक्स्ट, करंट डेंसिटी क्या है। तो देखिए ये जो टर्म्स है ना और जो एसआई यूनिट है और क्वांटिटीज, ठीक है, जो स्केलर है या वेक्टर है, किसी भी तरीके की क्वांटिटीज हो, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अब जो क्वेश्चन है वो 11th-12th की जो फिजिक्स है उनसे भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे ये टॉपिक जो है वो लूसेंट में कवर्ड है। लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो करंट डेंसिटी के बारे में बताया गया है कि करंट पर यूनिट एरिया ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया जो करंट डेंसिटी होता है। नाम से ही समझ आ रहा है। देखिए आप नाम अगर ध्यान दे रहे हो एक एक टर्म पे, डेंसिटी बोल रहे हैं करंट की, तो आप एसोसिएट कर पाओगे बहुत ईजिली। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन, नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। रीजन बीइंग इज डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो करंट डेंसिटी क्या एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देता हूँ कैसे है। देखिए मोस्टली वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो करंट डेंसिटी को वेक्टर हम मानते हैं बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो करंट पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। कौन सा रिएक्शन रेट को स्लो करता है, कैटालिटिक प्रमोटर, होमोजीनस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। देखिए अब 12th क्लास की केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है याद रख पाना पूरा पढ़ के। जिन्होंने काफ़ी टाइम दिया वो तो कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैंने साइंस बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया है तो मेरे लिए आसान है। बट नॉर्मली अगर आप देखो तो ऐसे टॉपिक ना ही हमें पढ़ के जाने चाहिए पेपर में, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चन है वो स्किपेबल भी हैं, है ना। इनसे कट ऑफ और मेरिट नहीं बनती है फर्स्ट थिंग, क्योंकि बहुत लोग 100% टारगेट करते हैं। वो टाइम था एक टाइम जब सारे ही सारे एनसीईआरटी से बनते थे, तो उस केस में आप कर ले जाते हैं। बट जब 6 से 10 तक की, बट जब 11-12 से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं उन्हें आंसर करना, तो वो सबके लिए ही होते हैं। प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स के बारे में बताया गया है होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिस्ट के सेक्शन में। प्रमोटर वो होता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, ठीक है, रिएक्शन में। जैसे अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया गैस है, उसे बनाने के लिए हम हेबर प्रोसेस का यूज करते हैं। हेबर प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बना रहे हो, विच इज NH3, ठीक है, विच इज NH3 ना। इसे आप बैलेंस कर लीजिए, ये यहाँ से 2 आ जाएगा और ये N2, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया बनता है। इस प्रोसेस में भी अगर आप देखो तो कैटालिस्ट का यूज करते हैं और इसमें मोलिबडेनम का यूज किया जाता है। तो मोलिबडेनम यहाँ पे प्रमोटर के जैसा यूज हो रहा है आयरन के लिए,
ठीक है। और आयरन खुद में क्या है, एक कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट को भी और बढ़ाता है, वो होता है प्रमोटर्स। ठीक है। अब कैटालिस्ट के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, होमोजीनस कैटालिटिक होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। तो आप समझ सकते हो कैटालिटिक प्रमोटर जो है कैटालिस्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, होमोजीनस कैटालिस्ट इसी की कैटेगरी है, कैटालिस्ट की ही, और हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्लो डाउन करने का काम है, तो आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। वैसे भी आपको पता है ऑलरेडी कि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन की गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, ना कि स्लो डाउन करता है। देन यू शुड सेफली गो विथ ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हो कैटालिस्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हमारी जो कंप्लीट बैच है उसका नाम है समग्र बैच। ठीक है, समग्र बैच जो है वो एक तरीके की प्राइवेट बैच है, इसलिए आपको हमारे साइट पे नहीं दिखेगी। 200 सब्सक्राइबर्स के लिए हमने ये रखा है, और इसमें 191 फील्ड है। कंप्लीट बैच के लिए इंक्वायरी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, आपको व्हाट्सएप करना है या आप टेलीग्राम का भी यूज़ कर सकते हो इस नंबर पे। और ये हमारी प्रज्ञान बैच जो है ये साइंस सेक्शन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अगर आप साइंस का रैपिड रिवीजन चाहते हो तो प्रज्ञान बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ये नंबर्स है। ओके, नाउ अटेम्प्ट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। ठीक है, तो टंग में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है, स्वीट, बिटर, साल्टी, स्पाइसी, उमामी, सोर और पंजेंट। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। देखिए, आप क्लास 7th की एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, क्लास 7th एनसीईआरटी में चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला, इसमें रीजंस देखने को मिलेंगे टंग के डिफरेंट टेस्ट के लिए। अलग अलग टेस्ट के ना अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे ये इन दोनों में सेम टेस्ट आएगा, कौन सा आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पूरा इन्होंने बताया, इसके बाद इन्होंने अलग से भी बताया कि क्लासमेट से आप पूछो कि किस एरिया में टंग के स्वीट, साल्टी, सोर और बिटर टेस्ट आते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं बेसिकली, स्वीट, साल्टी, सोर और बिटर। अब हम देखते हैं कि कौन से एरियाज हैं। ओके, तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा बिटर वाला है, और इस साइड वाले सोर है, और यहाँ पे साल्टी है, और यहाँ सबसे जो अगला हिस्सा है टंग का, जीभ का, वो स्वीट है। तो इनमें से क्या है, देखिए ये जो पंजेंट है ये तो स्मेल होती है, ये तो आएगी नहीं, ये तो आएगा नहीं हमारे आंसर में, तो डेफिनेटली या तो ए होगा या तो सी, तो बी और डी तो गया, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, और अब इसमें बच रहे हैं 2 ऑप्शंस, 2, 5 और 4। तो देखिए जो बीटर है और जो उमामी है ये बेसिकली टेस्ट होते हैं, बट जो स्पाइसी होता है ये कहीं भी शामिल नहीं है। आप देखिए कि किसी भी हिस्से में स्पाइसी टेस्ट वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। स्पाइसी और पंजेंट जो है ये नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग है, बट बाकी बीटर भी है, स्वीट भी है, उमामी भी है, सोर भी है। अच्छा, बहुत लोग उमामी को लेके कंफ्यूज होंगे। देखिए एक जैपनीज़ टर्म है, ठीक है, जैपनीज़ टर्म है, और जैपनीज़ में इसे कहते हैं सेवरी, दैट मीन्स ये सेवरी टेस्ट है, यानी साल्टी आप डेफिनेटली कह सकते हो। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी से डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तरीके के फाइबर का यूज होता है। तो आंसर जो है वो केवलार है। सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है कहाँ पे, झारखंड पीसीएस में। ठीक है, ये गलती से आ गया, हाँ ये देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है 2010 में, नाइलॉन, रेयोन, केवलार या ड्रैक्रॉन। तो आंसर क्या है इसका, केवलार, ऑप्शन सी। और यहाँ भी क्या है आंसर, ऑप्शन डी, केवलार। केवलार का यूज़ करते हैं। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया केवलार का क्या यूज है, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो आंसर क्या है, सिंथेटिक फाइबर। दैट मीन्स ये लिंक करके जब आप पढ़ते हो तो पीवाईक्यूज भी हेल्प कर जाते हैं पेपर में। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट जिन्हें नहीं पता मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास वाटर है और आप इसमें शुगर डाल रहे हो, ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, डेफिनेटली शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, चीनी पानी कह लो, आप शरबत कह लो। तो ये जो वाटर है ना जिसमें आप डाल रहे हो, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो कहलाता है सोलवेंट। जो आप डाल रहे हो दैट मीन्स इन दिस केस शुगर, इट इज सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आपको टोटल अमाउंट रखना है सॉल्यूशन का, लेट सपोज 1000 ml है, और ऊपर में रखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेट सपोज वो 50 ग्राम है। तो अगर आप 50 ग्राम जो है वो शुगर में, 50 ग्राम शुगर है वो 1000 ml वाटर में डाल रहे हो, तो वो इसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है।
तो जैसे लैब होते हैं ना, लैब में कई बार कंसनट्रेटेड H2SO4 होते हैं, तो कंसनट्रेटेड से आप डेफिनेटली समझ जाइए कि वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वो कंसनट्रेटेड है। कई बार डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट में उसकी कंसनट्रेशन कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। कंसनट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है और वो बताता है कि क्वांटिटी क्या है सॉल्यूट की। नेक्स्ट, द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो बताने की नीड ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। और ये पुराना क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछा गया था, देन 2023 में अगेन, तो 5 साल में रिपीट भी कर लिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस या नन ऑफ द एबव? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है गुड और बैड कंडक्टर में, आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा आयंस का, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, साल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस या लेमन जूस, इसमें अगर साल्टेड वाटर की हम बात करें तो क्या होगा, साल्टेड वाटर में साल्ट होगा यानी NaCl, राइट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, सोडियम में क्या है प्लस के आयंस है, और क्लोरीन में क्या माइनस के। ये जो फ्री आयंस है ये सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के अलाउ कर देंगे, क्योंकि आयंस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। ऑरेंज जूस में भी बहुत सारे नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड वगैरह, जो H+ आयन को रिलीज करते हैं, बिकॉज एसिड जो है वो H+ आयन को रिलीज करता है। और ये चीज़ आपकी NCERT में 8th क्लास की NCERT में भी टेबल बनाकर दी हुई है, जिसमें हम गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स को देखते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, तो क्लास 10th की NCERT में भी बताया गया है, जो चैप्टर है जिसमें रिफ्लेक्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारे ब्रेन को मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहा जाता है बॉडी का, और जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, कंप्लीट बॉडी से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्लीट बॉडी पार्ट जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ये और इंटीग्रेट करते हैं। इसी में आप जब आगे पढ़ोगे इसी सेम टॉपिक में रिफ्लेक्स वाले चैप्टर में ही, तो बताया गया नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के रास्ते में स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं इन अ बंडल कौन, नर्व्स। तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी है। तो ये साइंस के क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए, और अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से आपको लर्निंग ये लेनी है कि NCERTs को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लूसेंट साइंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कन्वर्जन रेशियो, बहुत सारे सवाल आपको उस बुक से भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारी प्रज्ञान समग्र और डिफरेंट बैचेस भी हैं, जिसके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हो। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।